Namaskaram. So let's start and continue with our exemption list. Today the exemption is quite difficult, so I want your 100% focus here. This exemption is related to services provided by government. Technically, my dear friends, services provided by government should not be taxable at all. But the GST law surprisingly tax services provided by government. So first of all, you need to understand we are talking about exemption because at first place services provided by government taxable है. अगर गवर्नमेंट जो सर्विस देती है वो टैक्सेबल कर देंगे तो आप और मेरे जैसे जो कॉमन लोग हैं उनको भी जीएसटी का बर्डन भरना पड़ेगा. तो हो क्या रहा है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट पहले तो उन्होंने टैक्स करके रखा हुआ है और क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज है लोकल लोगों को या कॉमन पीपल को उसका ज्यादा बर्डन फील नहीं होना चाहिए तो उन्होंने मेजॉरिटी गवर्नमेंट सर्विसेज को एग्जाम करके रखा हुआ है. तो आपको याद कैसे रखना है कि बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट सर्विसेज आर टैक्सेबल. बाय डिफॉल्ट की अगर बात करेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे लेकिन सिलेक्टेड गवर्नमेंट सर्विसेज जो मेजॉरिटी है ठीक है ना उसको एग्जाम भी करके रखा हुआ है. तो आपको इसका लॉजिक पहले तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो क्या रहा है ठीक है ना. अब इसमें क्या है गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट मतलब कौन सा गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में दो लेवल पे आते हैं यूजुअली. गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है और गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी होता है. तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट ओनली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इवन द लोकल अथॉरिटी एंड सर्टेन गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर आल्सो कवर्ड इन दीज एग्जम्पशंस. तो आपको ये गवर्नमेंट का हर बार डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स को कवर किया गया है. कोई कोई एग्जम्पशन खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा या स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा या लोकल अथॉरिटी के लिए होगा और कोई कोई एग्जम्पशन जो है वो 4 आइटम के लिए है ठीक है ना. 4 या 5 के लिए लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी इस लेवल तक जाता है. आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया ऑफ ओवरऑल जीएसटी क्योंकि हम खाली एग्जम्पशंस की बात नहीं करने वाले यहाँ पे. हम एग्जम्पशन टैक्सेबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत सारी पॉइंट्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं. एंड सो फार एज एग्जम्पशन इज कंसर्न आप अपने इमोशंस को बाजू में रखो. पहले तो इमोशंस यूज होते हैं एग्जम्पशंस में लेकिन थोड़ा साइड में रखो और लॉ पढ़ने का ट्राई करो. जितना लॉ में लिखा है उतना ही एग्जम्प्ट है. जो लॉ में नहीं लिखा है वो एग्जम्प्ट नहीं है. इमोशन बेस्ड आंसर नहीं देना है आपको लॉ बेस्ड आंसर देना है. जितना लॉ में लिखा है उतना ही एग्जम्प्ट है दैट्स ऑल ठीक है ना. इतना क्लैरिटी से आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा. ये तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता. व्हाट आई वांटेड टू से इज दिस वी आर एंटरिंग इनटू वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ जीएसटी और क्योंकि ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ जीएसटी है आई वांट योर 100% अटेंशन हियर. 100% नॉट लेस देन 100%. नो कॉम्प्रोमाइज विद 100% क्योंकि आज का एंट्री मैंने इसके पहले कभी बोला नहीं ये पॉइंट लेकिन आज का एंट्री जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है. ऐसे नहीं कि डिफिकल्ट है समझ में नहीं आएगा. समझ में तो सब कुछ आएगा but it covers many aspects. It's not a one entry or two entry. It's a bunch of almost 15 to 18 entries. अभी तक हमने क्या किया हेल्थ केयर में 2-3 एंट्री पढ़े एजुकेशन में 2-3 एंट्री पढ़े चैरिटेबल ट्रस्ट में 2-3 एंट्री पढ़े. तो 2 एंट्री 3 एंट्री 4 एंट्री अभी तक हमारी हो रही थी. यहाँ पे हम मोर देन 15 to 18 एंट्रीज हम पढ़ने वाले एट वन प्लेस. एंड नॉट ओनली दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एज वेल. तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को आपको कवर करके चलना है और अगर आपका अलर्टनेस थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ये समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम बेयर एक्ट. बेयर एक्ट में से पहले पढ़ाऊंगा जो भी लिखा है ठीक है ना. बेयर एक्ट के साथ साथ मैं थोड़ा हैंड रिटन नोट्स बनाते चलूंगा. आप लोग भी अगर बना सकते हो साइमल्टेनियसली मेरे साथ नोट्स तो नोट्स बना लेना प्लीज ठीक है ना. बट आई विल गिव द प्रेफरेंस टू बेयर एक्ट फर्स्ट. जो बेयर एक्ट में पढ़ने का मजा होता है ना दोस्त वो किधर और नहीं है. आपको लॉजिक आप सीए कर रहे हो आपको लॉजिक की क्या जरूरत है. आपको लॉ की जरूरत है. लॉ में जो लिखा है एज इट इज पढ़ना और समझना आपको सीखना चालू करना पड़ेगा. तो लेट्स लुक एट द बेयर एक्ट फर्स्ट कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है. गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जम्पशंस की बात करेंगे. सर गवर्नमेंट कैसे टैक्सेबल हो गया क्योंकि अगर आप पर्सन का डेफिनेशन देखोगे एग्जम्पशंस लिस्ट में अगर पर्सन का अगर आपने डेफिनेशन देखा तो पर्सन के डेफिनेशन में गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया गया है. एंड देयरफॉर सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज डेफिनेटली टैक्सेबल. जैसे अगर रेलवे की अगर मैं बात करूं अगर रेलवे अगर आप सेकंड क्लास से जाते हो तो एग्जम्प्ट है लेकिन रेलवे में अगर अपने मुंबई में अगर आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते हो तो जीएसटी में टैक्सेबल है. अब रेलवे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है. अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रेलवे उन्होंने क्यों टैक्स करके रखा है बिकॉज ऑब्वियसली दे वांटेड टू टेक टैक्स फ्रॉम रिच पीपल हायर क्लास क्योंकि फर्स्ट क्लास से एसी क्लास में से कौन ट्रैवल करता है रिच क्लास.
लोकल क्लास में से कौन ट्रैवल करता है, सेकंड क्लास में से कौन ट्रैवल करता है, तो और ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी, तो ऑर्डिनरी लोगों से उनको टैक्स नहीं लेना था, उनको रिच क्लास से टैक्स लेना था, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने आप को टैक्स करके रखा है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट टैक्सेबल है, वो पहली बात तो याद रखो आप। बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हो चुके अब तक के। ये रहा गवर्नमेंट सर्विस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, फेज 5 ऑफ एग्जम्पशंस, ठीक है ना। अब इसमें कितनी एंट्रीज कवर हो रही है आप देखो, 4 5 6 7 8 9 9C 9D 34A 47 61, बाप रे बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे आ रही है। अब देख सकते हो ना बेयर एक्ट में कितनी एंट्रीज आ रही है यहाँ पे, और उसमें भी अमेंडमेंट आया है, और उसमें भी मैं रिवर्स चार्ज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, एंड देयरफॉर आई टोल्ड यू आई वांट योर 100% अटेंशन हियर, नो कॉम्प्रोमाइज विद अटेंशन टुडे। और आज कोई मजाक मस्ती नहीं, आज डायरेक्टली सीरियसली पढ़ाई करनी है अपने को, ठीक है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, tomorrow you will become cost accountant, I am a chartered accountant, if I provide service to government, taxable or exempt, come on tell me, if I conduct government audit, government की किसी डिवीजन को ऑडिट करना है मुझे, और मुझे एज चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया, या तो आपको कॉस्ट अकाउंटेंट करके अपॉइंट किया, you tell me services provided by chartered accountant to government, taxable or exempt, come on जल्दी बोलो। अरे तुमको लॉ नहीं पता है, जैसे जैसे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से बोलो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट टू गवर्नमेंट, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, तो टैक्सेबल है, क्योंकि ये एग्जम्पशन टू गवर्नमेंट नहीं दिया जा रहा है, नहीं 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 नहीं, ये सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, आप समझ रहे हो ना, जो गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है उसे एग्जम्प्ट किया जा रहा है। बाय और टू में यहाँ पे बहुत बड़ा गेम होने वाला है अभी, ठीक है ना। So I'm talking about services provided by government. When I say government, usually it includes central government, state government, union territory, and also local authority at some places, and some places it won't be there. तो आपको ध्यान वो भी देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट मतलब क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, वो एंट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, वो पढ़ लेता हूं, ठीक है ना। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे जीए की बात हो रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ, ये वर्डिंग क्या करता है आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया है। बाय वे ऑफ वो रेस्ट्रिक्ट करता है स्कोप को, बाय वे ऑफ के आगे जो भी लिखा हुआ है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट होता है, ठीक है ना। एनी एक्टिविटी, अच्छा कुछ भी एक्टिविटी, इन रिलेशन टू, अच्छा इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्ट। क्या बता रहा है इन शॉर्ट, कि आप कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, ठीक है ना, और आपको एक काम दिया गया है, वो काम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको दिया गया है। जैसे अपने मुंबई में वो अपने खाकी कपड़ों पे आपने देखा होगा सफाई कामगार होते हैं, क्लीनिंग स्टाफ होता है ना, जो साफ सफाई करता है, रोड की साफ सफाई करते रहता है, गार्डन्स के साफ सफाई करते रहता है, अपनी जो सेवरेज सिस्टम है या गटर लाइन आप जिसको बोलते हो, ठीक है ना, उसका साफ सफाई करते रहता है। देखा आपने कभी ऐसे उन खाकी वाले लोगों को, ग्रीन वाले नहीं, खाकी वाले लोगों को, एक ग्रीन कलर के भी होते हैं, वो प्राइवेट है। क्लीन अप मुंबई वाले जो लोग हैं वो प्राइवेट वाले, खाकी वालों को देखा है क्या आपने, ठीक है, वेरी गुड। आपको क्या लग रहा है मुंबई में वाटर सप्लाई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट का होगा कि प्राइवेट सेक्टर का होगा? अपने यहाँ पे घर पे जो वाटर आता है वो टाटा का वाटर आता है, रिलायंस का वाटर आता है, कि गवर्नमेंट का आता है? जल्दी बोलो, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री में आता है क्या ये सब? वाटर सप्लाई फ्री होता है कि चार्जेबल होता है? जल्दी बोलो, फ्री है कि चार्जेबल है? चार्जेबल है। तो बात क्या हो रही है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगी? आप समझ रहे हो ना, जो जो गवर्नमेंट सर्विसेज लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही है, या जो म्युनिसिपैलिटी दे रही है, मुंबई में अपने पास म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है ना, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है और वो एक्टिविटीज हमें प्रोवाइड कर रही है जो आर्टिकल 243W में याद रखा है। अब 243W मैंने कैसे याद रखा है? म्युनिसिपैलिटी मतलब एम को उल्टा पढ़ो तो W हो जाता है, तो आपको जरा ऐसे फालतू को लॉजिक से भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके आगे जो मुझे आपको एंट्री पढ़ानी है, एंट्री नंबर 5, वो देखो ना, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे पंचायत समिति को जो पावर दी जाती है उनकी बात की जाती है। तो एंट्री नंबर 4 में म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस को एग्जेम्प्ट किया गया है। एंट्री नंबर 4 में म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस को एग्जेम्प्ट किया गया है, और एंट्री नंबर 5 में ग्राम पंचायत की जो सर्विसेज होती है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। अब मैंने कैसे याद रखा?
पंचायत गांव में होता है कि शहर में होता है? जल्दी बोलो, पंचायत कहां पे होता है? गांव में होता है कि शहर में होता है? जल्दी बोलो, पंचायत कहां पे? गांव में होता है। तो गांव मतलब क्या? 243W ऑफ 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हो? पंचायत मतलब गांव, गांव मतलब 243G। आप समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब याद कैसे रखेंगे? म्युनिसिपैलिटी मतलब 243W, पंचायत मतलब 243G, जी मतलब गांव। यहां पर याद रख पाएंगे क्या हम लोग? हेलो, जल्दी बोलो, आर्टिकल याद हो जाएगा क्या? हाँ, आर्टिकल तो याद हो जाएगा, लेकिन अभी तक क्या बात नहीं की पता है हमने? उस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमें यहां पे इतना समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243W और आर्टिकल 243G में जो लिखा हुआ है, वो एक्टिविटी अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है तो वो एग्जिम्प्ट हो जाएगी। लेकिन आपको मैंने अभी तक एक भी एग्जांपल नहीं दिया या एक भी एक्टिविटी का नाम नहीं बताया कि आर्टिकल में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो वो कंटेंट में आपके सीएमए के मॉड्यूल में से उठा लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि सीएमए मॉड्यूल ने आर्टिकल को कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसको आपको बाय हार्ट करना चाहिए कि नहीं, मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये पॉइंट्स बैक टू बैक हम याद नहीं रख सकते, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ओके इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं। तो पहले कौन सा पढ़ लूं? पहले आर्टिकल 243G पढ़ लेता हूं, ठीक है ना। आर्टिकल 243G जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो पढ़ लेता हूं। ये पंचायत के लिए रिलेटेड है। ये सारी एक्टिविटी अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी करती है तो उसको हम एग्जाम करके चलेंगे। तो गांव के लेवल पे क्या होता है? एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस। एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस की मैंने आपको बात की थी, मेरी खुद की कंपनी जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस में आने वाली है। किसान ट्रेनिंग सेंटर, किसान रिसर्च सेंटर, किसान कॉल सेंटर, ये सारी बातें हम करने वाले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। अगर कल मैं अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी हो और गवर्नमेंट ने मुझे परमिशन दिया कि चलो आप अपने विलेज एरिया में ये सारे एक्टिविटी करो, और मैं जो उसकी फी लूंगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगी मेरी। लैंड इंप्रूवमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, अगर इसके लिए मैं काम करता हूँ, पंचायत समिति काम करती है, कोई लोकल अथॉरिटी काम करती है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। माइनर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन मतलब समझते हो? बड़े नदी में से छोटे 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 जो क्या बोलते हैं उसको, वाटर सप्लाई का जो पाइपलाइंस वगैरह हम डालते हैं उसको माइनर इरिगेशन बोलते हैं। वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंडरी, डेयरिंग, पोल्ट्री फार्म्स, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, farm forestry, minor forestry product, small scale industries including food processing industries, khadi village and cottage industry, rural housing, drinking water, fuel and food, road, culverts, culverts मतलब आप समझते हो ना, जो क्या बोलते हैं आप लोग जहां से हम चलते हैं, ठीक है ना, bridges, ferries, waterways, ये सारा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ओके, libraries, cultural activities, market and fairs, health and sanitization, family welfare, women and child development, social welfare including welfare of handicapped and mentally retarded people, welfare of weaker section in particular of SC के जो लोग होते हैं उनके लिए अगर कुछ काम किया तो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन कार्ड आपका, खाना प्रोवाइड करना आपको, ठीक है ना, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असेट। इन सारे एक्टिविटीज को करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी जो फीस लेता है राजा, वो फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा एंट्री नंबर 5 बोलता है एग्जामिशन का। एम आई क्लियर विद एंट्री नंबर 5? ये पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं कर सकता मैं। एम आई क्लियर विद एंट्री? एंट्री में क्या लिखा है वो समझा आपको? हेलो, यस, चलो। वैसे ही अभी म्युनिसिपैलिटी क्या क्या करता है वो देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से म्युनिसिपैलिटी को क्या क्या करना है? म्युनिसिपैलिटी को करना है जो आर्टिकल 243W में लिखा हुआ है, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। अर्बन प्लानिंग एंड इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलता हूं। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, planning for economic and social development, road and bridges, water supply for domestic and industrial purpose, public health, sanitation, conservancy, solid waste management, ठीक है, फायर सर्विसेज, ये सारी बातें आपको पता होगा म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड करता है। अर्बन फॉरेस्ट्री जहां पे पेड़ वगैरह लगाने की बात होती है, सेफ गार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चलो ठीक है, स्लम इंप्रूवमेंट वो भी ठीक है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज सच एज पार्क, गार्डन एंड प्लेग्राउंड, आपको पता है म्युनिसिपैलिटी के गार्डन होते हैं मुंबई में, प्रमोशन ऑफ कल्चरल
एंड एजुकेशनल एंड एसिस्टिक एस्पेक्ट, ठीक है चलेगा। बरियल एंड बरियल ग्राउंड, जहाँ पे शमशान भूमि होती है वो भी म्युनिसिपैलिटी ऑपरेट करती है, फोकट में नहीं होता, डेड बॉडी को जलाने के भी पैसे लगते हैं, वो पैसे एग्जम्प्ट है। कैटल पाउंड्स, ठीक है ना। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स लेना, क्या अपने यहाँ पे बर्थ रेशियो है, क्या अपना डेथ रेशियो चल रहा है, अभी कोविड-19 की वजह से कितने लोग मरे, वो सारा रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। वाइटल स्टैटिस्टिक इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। पब्लिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स, पब्लिक कन्वीनियंस मतलब समझते हो ना, वॉशरूम एंड टॉयलेट्स वगैरह बनाना, ठीक है। रेगुलेशंस ऑफ स्लॉटर हाउसेस एंड टेंडरी, जहाँ पे स्लॉटर हाउसेस होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स का स्किन एक्सट्रैक्शन होता है, मीट प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, उन सारे हाउसेस को भी रेगुलेट करना। इन सारी फीस जो गवर्नमेंट लेती होगी ये सारे एक्टिविटीज करने के लिए, वो भी एग्जम्प्ट है। तो पहले दो एंट्री जो है वो इतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। पहले दो एंट्री एकदम सिंपल है, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मेरी पहली दो एंट्री, लॉ में से आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत, ये आर्टिकल 243W G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एग्जम्प्ट हो जाएगा। 4 एंड 5 में तो कुछ ज्यादा बोलने जैसा था ही नहीं, ठीक है ना। दिस वाज वेरी इजी पार्ट ऑफ द एंट्री। जो मजेदार पॉइंट है जहां पे आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ हैज टू बी वेरी हाई, वो है एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 इज अ लैंडमार्क और फ्लैगशिप एंट्री ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। इसको आप वेरी IMP करके लिख दो। अगर ये समझा आपको जिंदगी में तो एग्जामिशन का 60% पार्ट समझ में आ गया, समझो, ठीक है ना, इस एग्जामिशन का। क्योंकि एंट्री नंबर 6 ही है जो जान ले लेता है, बाकी सब तो नॉर्मल है। तो मैं एकदम स्लो पढ़ाने का ट्राई करूंगा, एक एक वर्ड बोलने का ट्राई करूंगा, ठीक है, एक एक वर्ड। सबसे पहला वर्ड लिखा है सर्विसेज। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा हुआ है, आप समझ रहे हो। मतलब अगर कल गवर्नमेंट कोई गुड्स का दुकान खोल देता है और गुड्स अगर सेल करता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, समझा आपको। एग्जम्पशन जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, हेलो, एग्जम्पशन जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, गुड्स को या सर्विसेज को। जल्दी जल्दी बोलो, मैंने बोला एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा आपको अभी यहाँ का ना। तो एंट्री नंबर 6 में लिखने का भी ट्राई करूंगा, एंट्री नंबर 6 में लिखने का भी ट्राई करूंगा साइड बाय साइड। तो मैंने लिख दिया सर्विसेज। सर्विसेज बाय लिखूं या सर्विसेज टू लिखूं, जल्दी बोलो। लॉ में देखो, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट या सर्विसेज टू गवर्नमेंट, आपको भी लिखना पड़ेगा। सर्विसेज बाय मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बाय गवर्नमेंट की बात हो रही है। ओके, तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब जब हम गवर्नमेंट बोलते हैं तो कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, सब आते हैं क्या। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या क्या बोला, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे 4 लोग कवर किए उन्होंने, ठीक है ना। यूजुअली वैसे 5 होते हैं, 5 कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे खाली 4 ही लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो लिख देता हूं मैं, कौन से लोग, कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी मतलब वो दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, ठीक है ना, वो सब की बात यहाँ पे हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है मतलब समझते हो। एंट्री नंबर 6 बोलता है कोई भी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी शैल बी एग्जम्प्ट। मैं आपको बता दे रहा हूं ये एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बोलो। ये एग्जम्प्ट है क्योंकि मैं पढ़ा ही आपको एग्जम्पशन रहा हूं।
ये एग्जाम है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नो जीएसटी लिखूं? यस जीएसटी, नो जीएसटी, जल्दी बोलो। एग्जाम है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नो जीएसटी, नो जीएसटी, यस यस, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, इसके ऊपर नो जीएसटी। लेकिन अभी मैं लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड, उससे क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एग्जम्पशन में से कुछ अगर एक्सक्लूजन रख जाता है तो वो क्या हो जाता है? एग्जम्पशन में से जब कुछ एक्सक्लूड होता है तो वो क्या होता है? जल्दी बोलो, गायत्री ने आंसर दिया, बाकी लोग भी दो। एग्जम्पशन में से जब कुछ एक्सक्लूड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल में आएगा, ठीक है ना? तो एग्जम्पशन में से कुछ अगर एक्सक्लूड होता है तो होने वाला है टैक्सेबल, ठीक है ना? वो टैक्सेबल होने वाला है। तो मैंने भी वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है वो वर्ड एक्सक्लूडिंग। जो भी एक्सक्लूड होता है, कितने आइटम एक्सक्लूड हुए पता है आपको? यहाँ पे 4 आइटम एक्सक्लूड हुए हैं। मैं पहले उनका सीरीज लिख देता हूं, 1 2 3 और 4। बाकी अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है। मुझे बताओ जो भी ये 1 2 3 4 में आएगा, ठीक है ना, इसके आगे मुझे 2 वर्ड में का एक लिखना है। या तो मैं टी लिखूं या तो मैं ई लिखूं। बताओ, टैक्सेबल लिखूं या एग्जम्प्ट लिखूं? ये 4 आइटम में जो भी लिखा होगा, क्या लिखा है आपको मैंने अभी तक दिखाया नहीं, क्या लिखो इसके आगे? टैक्सेबल और एग्जम्प्ट। टैक्सेबल लिखो। क्यों सर? क्योंकि आपने इसको एग्जम्पशन में से एक्सक्लूड किया है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो टैक्सेबल होगा। ये पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करके चलो, ठीक है? इतना तो आपको डेवलप हो ही गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो पहला आइटम देखते हैं कि क्या टैक्सेबल किया उन्होंने। पहला आइटम देखते हैं क्या टैक्सेबल किया है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर जाओगे तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। इफ यू गो टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, विल दे चार्ज जीएसटी? यस और नो? लगेगा, ठीक है ना? लेकिन अभी गेम चालू हो गया बाय वे ऑफ का। ये वर्ड आ गया, देखो, बाय वे ऑफ। बाय वे ऑफ बोलता है कि जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है उतना ही कंसिडर करो, तो मुझे ना वो लिस्ट एग्जैक्टली बाय हार्ट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला सुनो सुनो सुनो, पूरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ, पहला आइटम स्पीड पोस्ट, दूसरा आइटम एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, तीसरा आइटम लाइफ इंश्योरेंस, एंड चौथा आइटम है एजेंसी सर्विस। आगे का नहीं पढ़ रहा, अभी आगे का पढ़ूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे, अभी यहां तक समझो आप। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस, ये 4 ही आइटम को गवर्नमेंट ने टैक्स करना है, तो मैंने वहां पे लिख देना है जाके, ठीक है ना? तो सबसे पहला आइटम अपने को लिखना है यहाँ पे, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डीओपी। उसके आगे की वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बाय वे ऑफ, क्योंकि उतना ही एग्जाम जितना इसके आगे लिखा हुआ है। बाय वे ऑफ, जल्दी जल्दी बोलो, याद आ रहा है आपको कुछ? बाय वे ऑफ के आगे क्या क्या था, याद आ रहा है? बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ क्या आइटम थे? 2 बार बोले मैंने, याद आ रहा है क्या? एक दो तो बोलो प्लीज। स्पीड पोस्ट, छोटा छोटा लिखता हूं मैं, हाँ ठीक है। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस। अब मुझे आप लॉजिक पूछो ना, कोई पूछो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा कि सर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ये 4 ही आइटम को क्यों एग्जाम किया, ऐसा लॉजिक पूछो। पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो आगे जा रहा हूं मैं। लॉजिक सुनना है कि आगे जाओ? कि ये 4 ही आइटम को क्यों एग्जाम किया है, सॉरी टैक्सेबल किया है? हाँ बताओ, चलो ठीक है, आपने बोला इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मेरा मन नहीं था बताने का, ठीक है? लॉजिक ये है कि अपने इंडिया में ब्लू डार्ट करके एक कंपनी है, सुना आपने ब्लू डार्ट के बारे में? हाँ, ब्लू डार्ट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ब्लू डार्ट के जैसे और भी है, ठीक है ना, मारुति कुरियर है, प्रोफेशनल कुरियर है, वो क्या क्या वो कुछ और एक अच्छी कोई कंपनी थी ना सर, डीटीडीसी ऐसा कुछ है ना, डीटीडीसी। ऐसे बहुत सारी प्रोफेशनल कंपनीज है अपनी इंडिया में, बहुत बड़ी बड़ी लेवल पे काम करते हो। अब ब्लू डार्ट 1000 रुपया चार्ज कर रहा है, आपको एक कुरियर करना है,
ठीक है ना, एक्सप्रेस पार्सल करना है, 1000 रुपया चार्ज करने वाला है। और स्पीड पोस्ट जो गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है ना, वो भी 1000 रुपया चार्ज कर रहा है। आप बताओ आप कहां पे जाके कुरियर करोगे? ब्लू डार्ट जो प्राइवेट कंपनी है, जो हाईली एफिशिएंट है, जो सिस्टम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जहां पे अच्छी अच्छी लड़कियां काम करती है, आप वहां जाके कुरियर करोगे या ये गवर्नमेंट है यहाँ पे जाके कुरियर करोगे? दोनों 1000 रुपये ही ले रहे। बोलो ना, आप कहां पे जाके कुरियर करोगे? यहाँ पे इनका ऑफिस एयर कंडीशन होता है, इनका ऑफिस पुराने टाइप के पंखे लगे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो पंखा अपने पे गिर ना जाए, ठीक है ना। कहां पे जाएंगे आप, जल्दी बोलो? Obviously, because they have private sector provides far better services than government entities, so we will prefer, I personally prefer Blue Dart. लेकिन अभी मैं आपको बात बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। अब जीएसटी कंपोनेंट सोचते हैं, अब लगेगा जीएसटी। अब यहाँ पे जीएसटी लगता है 18% पे, मतलब 1000 का 180 यहाँ पे चार्ज होगा। और क्योंकि ये गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट खुद के ऊपर अगर टैक्स नहीं लगाता तो क्या होता? देखो क्या होता फिर मार्केट में। ब्लू डार्ट में अगर आप जाओगे तो आपको एक्चुअली देना पड़ता 1180, और स्पीड पोस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा 1000 रुपीज। अब बताओ 180 रुपया बचाने के लिए एक कुरियर का आप कहां जाओगे? अभी सोचो आप कहां जाओगे? लेकिन यहाँ पे एसी ऑफिस नहीं है, चलेगा? यहाँ पे क्यूट क्यूट लड़कियां होती हैं, यहाँ पे आंटी लोग बैठती है, चलेगा? हाँ, सब सब चलेगा, ठीक है ना, पैसा बचाओ। अच्छा सर 180 रुपए के लिए शायद आप सोचो भी नहीं, लेकिन सोचो ना, रिलायंस है, टाटा है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हजारों कुरियर सेंड करने होते हैं डे वाइज, मैं बता रहा हूँ। अब वो तो यार स्पीड पोस्ट को ही प्रेफर करे ना, उनको थोड़ी ना क्या फर्क पड़ता है यहाँ से कुछ। तो ये क्या करेगा, जल्दी बोलो? ये प्राइवेट सेक्टर को इंडिया में एनकरेज कर रहा है कि डिस्करेज कर रहा है? ये जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग दोनों का सेम है, प्राइसिंग दोनों का सेम है, प्राइस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज में। डोंट यू थिंक इट विल किल प्राइवेट सेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ब्लू डार्ट जैसी कंपनी बंद हो जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे इतनी लाइन लगी पड़ी रहेगी कि सुबह जाओ कुरियर करने, शाम को घर पे आओ। उससे अच्छा तो खुद बाइक निकाल के कुरियर करके आते। हेलो, आप समझ रहे हो? ऐसा होना चाहिए क्या? शुड गवर्नमेंट मेक अ लॉ which discourage or kills the private sector? जल्दी बोलो, ऐसा होना चाहिए क्या? जल्दी बोलो, नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, बताओ कौन से दो ऑप्शन है? हमारे पास दो ऑप्शन है ताकि हम इन दोनों को इक्वल ग्राउंड है। पहला ऑप्शन नंबर 1, या तो मैं इसको भी एग्जेप्ट कर दूं, मतलब दोनों को सेम अगर फीलिंग देनी है, सेम प्लेटफॉर्म देना है बिजनेस करने का, तो मैं इनको एग्जाम कर दूं। बोलो अगर प्राइवेट सेक्टर को एग्जाम कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे क्या? हेलो, प्राइवेट सेक्टर को एग्जाम कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे क्या? जल्दी बोलो। नहीं, तो गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, इनको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, उससे अच्छा क्या कर देते हैं, हम स्पीड पोस्ट को भी टैक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 180 लगा देते हैं। अब आप समझो, यहाँ पे भी प्राइस हो जाएगा 1180। अब फिर से बताओ आप क्या प्रेफर करोगे? और फिर से बताओ क्या प्रेफर करोगे आप, जल्दी बोलो? प्राइवेट सेक्टर, ब्लू डार्ट, आप समझ रहे हो ना? अभी दोनों, अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अगर कंफर्ट अगर स्पीड पोस्ट है तो स्पीड पोस्ट को करोगे, अगर ब्लू डार्ट को करना है तो ब्लू डार्ट से करोगे। अच्छा, अभी लॉग आउट होने के लिए लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है, तो आप प्लीज ज्वाइन करना 7-8 मिनट में, ठीक है ना? 11:50 को ज्वाइन करना, 11:50 प्लीज ज्वाइन एट 11:50। अगर लॉग आउट होगा तो, लॉग आउट होने ही वाला है, तो आपको लॉजिक समझने का ट्राई किया आपने? थोड़ा और डिटेल में बोलता हूं मैं, इसकी बात और डिटेल में करता हूं आपसे, वो भी लेक्चर एग्जिट होने वाला है। जरा सोचो, मैंने जो बोला है उसके ऊपर सोचो 2 मिनट, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। 11:50। ये पुरुषोत्तम अभी जाने के टाइम पे क्यों आ रहा है? ठीक है, एडमिट कर लेते हैं, बाबा बोलने आया होगा।